बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे अमजद इस्लाम राना कहते हैं। मेरा प्रोग्राम पब्लिक इंसाइट प्रोग्राम के अंदर हम अपने हालात व वाक़यात के ऊपर जो है वो रोशनी डालते हैं। मेरे पैनल के अंदर जो एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं, आप उनसे वाकफ़ियत रखते भी हैं और आपने उनके प्रीवियस प्रोग्राम सुने, उनकी बड़ी गहरी निगाह रहती है तमाम तर मामलात के ऊपर। आप कानूनदान भी हैं और आप सहाफ़ी भी हैं। तो मैं मियाँ सरदार आसिफ साहब से फ़र्दर आज के जो जंग के माहौल के जो तनाज़ुर में बात करूँगा, उसके बाद सीज़ फ़ायर और सीज़ फायर के बाद के जो प्लान्स हैं, ये जिस तरह से इन दोनों ममालिक ने आगे चलना, इस पे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मियाँ आसिफ सरदार साहब, सबसे पहली बात तो मुबारकबाद हो आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ़ौज ने कर दिखाया। आपके जो मकासद थे वो पूरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी पार्टी शुरू हुई थी और ये चंद ही घंटों में सीज़ फायर वाला वाक़या, ये इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालते हैं? अमजद साहब, सबसे पहले तो ये है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, इन्होंने बड़ा प्रोफेशनली इंडिया को रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्ड किया, उनके ऐसे त्यारे भी मार गिराए। और जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था कि उसने सुपीरियरिटी हासिल कर ली है फ़ज़ाइया के अंदर, तो उन्होंने उस सुपीरियरिटी के जो इमेज था ना, उसको ना बिल्कुल चिकनाचूर उसको कर दिया ऐसे ही। और अपनी बर्तरी को ना वो साबित कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि सीज़ फायर हो चुका है। तो सर, सीज़ फायर के अंदर एक चीज़ इस चीज़ को जानना है कि सीज़ फायर करने वाले कौन है। सीज़ फायर करने वाले इंटरनेशनल पावर है, अमेरिका है, जो कुछ ही दिन पहले कह रहे थे कि ये जंग के अंदर हमारा ताल्लुक नहीं सर है। एक रात पहले की बात है। एक दिन पहले की बात है, कुछ दिन तो बहुत दूर की बात है सर। एक रात पहले वो कह रहे थे कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक कैसे पैदा हो गया सर? ताल्लुक इस वजह से पैदा हो गया कि पाकिस्तान को आप इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर इररेलेवेंट कंसिडर नहीं कर सकते। आप इंडिया की इतनी बड़ी अवाम है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, आप उसको इररेलेवेंट नहीं कह सकते। तो दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर जब एक दूसरे के साथ आई बॉल टू आई बॉल हो जाएं, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि हम जो है ना उससे गाफिल हैं या उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते। ये पूरे खित्ते का मामला है और इस खित्ते की सिक्योरिटी का ताल्लुक ऐसे ही। ऑब्वियसली पूरी दुनिया के साथ है। सर, तो इस वाक़े ने, ट्रम्प की ये स्टेटमेंट ने बताया है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान इज़ रेलेवेंट। सर बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये पॉइंट उठाया और अब मेरा ख्याल है कि ये आप ये भी कह सकते हैं कि अब हमारे जो इलाका है, इलाकाई जो हमारी एक ताकत थी और जिसको इंडिया अपने आप को सुपीरियर कंसिडर कर रहा था, कि अब आलमी ताकतें जो हैं वो इंडिया को उस एंगल से देखेंगी सीज़ फायर के बाद, जिस पे उसने बड़े तरले करके और मिन्नतें करके चंद ही घंटों के स्ट्राइक के ऊपर, अब 3 घंटे के लिए भी पाकिस्तानियों ने जो है वो अपना अभी नहीं दिखाया था, तो सीज़ फायर पर आ गया। अब आप क्या समझते हैं कि अब भारत कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आलमी ताकतें इनको किस एंगल से देखेंगी? जी, अहमद साहब, बड़ा खूबसूरत जो है सवाल आपने किया है। वैसे यही सवाल इंडिया का जो मीडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट से पूछ रहा है। ऐसा ही और उनका ये एक्चुअली जो वॉर नैरेटिव था, ये किसने बिल्ड किया था? ये मोदी ने बिल्ड किया मोदी था। ने किया था। उस वॉर नैरेटिव के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर क्या एलिगेशन लगाए थे? उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे मासूम लोगों के ऊपर जो थे वो अपने जो है वो मिसाइल बरसाए। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। ऐसे ही। लेकिन ना इंडियन गवर्नमेंट और ना इंडियन मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल जो है रोल अदा कर सकता। इंडियन मीडिया के अंदर वॉर हिस्टेरिया जनरेट कर दिया गया। उनका मीडिया ऐसे चीख रहा था, ऐसे पुकार रहा था, उनको ये लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ही चंद ही घंटों के अंदर या चंद ही मिनट के अंदर वॉर जो शुरू होने वाली है। तो लेकिन बाद में उसके तो नतीजा जो है वो उसके बहुत बरअक्स निकला। इंडियन मीडिया को भी बहुत अच्छा आंसर मिला, क्योंकि जो हकीकत थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो बयान कर रहे थे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसी तरीके से मोदी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने नैरेटिव को दुरुस्त नहीं साबित कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान की मीडिया को भी कंट्रीब्यूट करना बनता है, उनको भी प्रेस करना बनता है, उनको भी अप्रिशिएट करना बनता है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबल मीडिया का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की आवाम जो थे उन्होंने भी बड़ा शानदार जज्बा दिखाया, उनको भी अप्रिशिएट करना बनता है। और फॉर मोस्ट जो इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान गवर्नमेंट, हर मैं समझता हूँ सतह के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल नेशन का सर किरदार अदा किया। एब्सोल्युटली ऐसा ही हुआ। और बहैसियत नेशन जो है वो पाकिस्तानियों के जज्बे को आप जो है वो कैसे अपने अल्फाज में लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा ये रोल, और स्पेशली यंगस्टर्स का, तमाम कबाइल का, तमाम सूबों का। तो इसको आप एज ए नेशन जो है वो कैसे देखते हैं? हमारे नेशनल पोइट हैं अमजद साहब, वो क्या कहते हैं, खूबसूरत अल्फाज हैं, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन।
तो इंडिया को वैसे ही बात समझना चाहिए कि हम तो वो कौम हैं जो शहादत को अपने लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात बात समझते समझते हैं, ठीक है। लेकिन अमजद साहब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसकी पूरी डायनामिक्स को हम अंडरस्टैंड करें कि ये जंग ख़त्म नहीं हुई है। पहली बात है कि जब तक हमारे कोर इश्यूज मौजूद रहते हैं, जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता, तो आप ये ना समझें कि हमेशा के लिए जंग के जो बादल हैं वो छट गए हैं। जब तक टेररिज्म की डेफिनेशन के ऊपर इंडिया या पाकिस्तान एग्री नहीं करते, तो हम ये नहीं समझ सकते कि जो जंग है इसके बादल छट गए हैं। जब तक पानी के ऊपर हमारा एक कंसेंसस दोबारा बिल्ड नहीं होता, तो हम उस वक्त तक ये नहीं कह सकते कि जंग जो है इसके बादल छट गए। दूसरी बात है कि हमारी नेशन ने नो डाउट बड़ी अच्छे स्पिरिट का इजहार किया, बड़े अच्छे जज्बे का इजहार किया, लेकिन ना हमें कुछ तारीख से सीखना भी है। हमें सीखना ये है कि जो था इंडिया को अगर एयर के अंदर अपनी सुपीरियरिटी अगर नज़र आई ना, तो उसने फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर अपनी डोमिनेंस को जो है साबित करने की कोशिश की। ऐसे सर पॉइंट ये है कि बाकी भी मैदान अभी मौजूद हैं, और सबसे बड़ा जो मैदान है ना वो इकनॉमिक एरिया है। इकनॉमिकली अब पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ को ना शो करना है। पाकिस्तान ने अपने आप को इकनॉमिक पावर साबित करना है। इस इकनॉमिक पावर बनाने के अंदर भी हमें एज अ नेशन अपना रोल प्ले करना होगा। बेशक इसके अंदर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, इसके अंदर अपनी इंपोर्ट्स को हमें कम करना होगा, इसके अंदर हमें जो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कट करना होगा। हमें इकनॉमिक जो वॉर है उसके अंदर भी इंडिया से बर्तरी हासिल करनी है। हमें स्पेस वॉर के अंदर भी इंडिया से बर्तरी हासिल करनी है इंशाल्लाह। हमें इंशाल्लाह, और टेक्नोलॉजी के अंदर भी, आईटी के अंदर भी इंडिया से बर्तरी हासिल करनी है। हमें ये मत नहीं भूलना चाहिए कि ये बायोकेमिकल वॉर्स का दौर है। अगर ये इस दफ़ा की जो वॉर की जो एपिसोड हुई है वो वेपन्स के ऊपर हुई है या एयर स्ट्राइक्स के ऊपर हुई है, तो इसकी डायमेंशन कल बदल के जो है वो बायोकेमिकल वॉर्स की सूरत के अंदर भी हो सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि एज अ नेशन हमें हर सानहे के लिए, हर वाक़े के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। सर बेशक वो तो जब जाहिर है आज भी हम जंग नहीं चाहते थे, मगर जब लड़नी पड़ी तो फिर हमने एक झटका दिया, उसको एहसास भी हो गया। सीज़ फायर के बाद का किरदार अमेरिका का या आलमी ताकतों का क्या देख रहे हैं? आज क्या भी मैं देख रहा था, कभी भी मोदी के ऊपर जो है ना वो बहुत प्रेशर हो गया। आप किस एंगल से देखते हैं कि मोदी अब इस हार को किस एंगल से देखेगा, उसकी फेस सेविंग कहाँ पे है? उसके पास कोई ऑप्शंस बचे हैं? आप क्या समझते हैं, कोई ऑप्शंस हैं? मोदी कैसे इलेक्शंस को आगे अपने को जो है वो खेल सकता है, क्या नैरेटिव लेके जाएगा? सर ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बंदे के दिल में है कि अब क्या होगा। अमजद साहब वो एक फ्रेज है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान के ख्यालात और होते हैं, इंसान की मक्कारी, इंसान की चाल और होती है, लेकिन जो कुदरत के मामलात होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। मोदी ने जब वॉर स्टार्ट की होगी उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसके राफेल ऐसे गिर चुके होंगे। ऐसे जब वो मोदी ने वॉर स्टार्ट की थी तो उसने तो 99% वॉर विन करके फिर उसको इनिशिएट किया होगा। जब मोदी ने वॉर स्टार्ट की होगी फिर तो उसने सोचा होगा कि आलमी क़ुव्वतें हैं जो हैं वो भी उसको सपोर्ट करेंगी। लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मोदी की जो सारी बातें थी वो रिवर्स होगी, वो उलट होगी। जो आलमी ताकतें थीं उन्होंने भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। हुआ ये कि पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। सो पॉइंट सर ये है कि जो है ना जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है और मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उसको एक्चुअली बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है। दूसरी आपने बात की कि अमेरिका के बीच के अंदर इंटरफेयर करना, अमेरिका के इंटरफेरेंस करना बहुत अच्छा है, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या कश्मीर के इशू के ऊपर क्या वो वाकई ही सिंसेरिटी के साथ इसका सलूशन निकाल पाता है या इसका सलूशन नहीं निकाल पाता। तो पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए, इंडिया के लिए भी, अगर हम चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर हमेशा के लिए अमन हो, तो इस मसले का हल हो जाना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लें कि जैसे होते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, तो ये हमें इस क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई है। आलमी सतह के ऊपर कश्मीर का मसला एक दफ़ा फिर हाईलाइट होके आ चुका है। दोनों जो नेशंस हैं वेरियस टाइम इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुकी हैं। इसके ऊपर ओवन डिक्सन प्लान मौजूद है जिसके ज़रिए इसका सलूशन निकल सकता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसके लिए डिफरेंट जोन्स बनाए थे, उन्होंने भी एक अपना मॉडल तजवीज़ किया था। इंडोरा मॉडल इसके ऊपर है। सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स जिसके ऊपर सामने रख के हम इसका परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लेके हमें इसके
कश्मीर के इशू के परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आना सर ये जो DGISPR साहब ने लास्ट जो भी ब्रीफिंग कल दी है उस पर उन्होंने बता ही दिया, मगर रात से, आज 12 मई है, रात से जो मंजर कशी हो रही है दोबारा कि उनके 30 एयरपोर्ट्स उन्होंने अपने बंद किए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को, ट्रैवलिंग को उन्होंने जो है वो अभी तक अपनी रोका हुआ है। सर उसमें मोदी के साथ जो कल उनके जो उनका जो इजलास हुआ है उसके अंदर जो अपोजिशन ने जो उसके साथ किया है, ठीक है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ। सर मोदी के पास फेस सेविंग, मेरा सवाल आपने उसको पूरा नहीं किया, सर उसके पास क्या सेव फेसिंग? किसानी बिल्ली खंबा नोचे, मोदी क्या करेगा? या तो वही फिर अपनी जो मक्कारी के साथ दुनिया को बताने की कोशिश करेगा कि जो है वो इंडिया का मौक़िफ़ दुरुस्त था, या फिर अपनी खिफत को छुपाने के लिए इस तरह की दोबारा वो बुज़दिलाना जो है वो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि वो जब उसने वॉर शुरू की थी तो उसने अंदाज़ा भी नहीं किया होगा कि पाकिस्तान अपने तैयारों के साथ इतना ज़बरदस्त उसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। और मेरे ख्याल में अब की सूरत हाल के अंदर मैं इसको मुकम्मल तौर पे भी मोदी को वाज़ेह हो चुका होगा, वो ये वाज़ेह हो चुका कि ये जो वॉर है ना, ये पूरा एक नेटवर्क का सिस्टम है। इसके अंदर सिर्फ ये वॉर नहीं थी कि जिसमें त्यारे आपस में लड़े थे, बल्कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी थी, वो भी आपस में लड़ी थी। इसके अंदर जो रडार सिस्टम थे उनका भी आपस में कंपैरिजन किया जा रहा था। इसके अंदर जो राफेल है और जो J-10C है उसका आपस में कंपैरिजन किया जा रहा था। इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं उसका आपस में कंपैरिजन किया जा रहा था। इसके अंदर स्ट्रैटेजिक एज को थे वो भी इवैल्यूएट किया जा रहा था। चीन ने इसके अंदर पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है, स्ट्रैटेजिक तौर पर पूरा साथ दिया है। तो मेरा ख्याल है कि मोदी को अंदाज़ा हो गया है कि उसकी कैलकुलेशंस जो थी वो दुरुस्त नहीं थी, और अगर वो दोबारा गलती करता है तो मेरे ख्याल में वो अपने चेहरे पे दोबारा थप्पड़ मारने के मुतरादिफ होगा। Exactly. तो वो अगर वो दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश करता है तो मेरे जहन के अंदर मुहावरा आ रहा है, वो कहते हैं कि नानी ने कसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया, मजीद बुरा किया। तो एक्चुअली उसके पास कोई अब रिस्पॉन्ड करने के लिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए उसको मजीद किसी अय्यारी और मकारी का सहारा लेना पड़ेगा। जी, तो ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा और मियां आसिफ सरदार की जो एक्सपर्ट आपके पास ओपिनियंस थे वो आए, और डेफिनेटली ऐसा ही कुछ है, और मोदी पे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम इसी बैठे हैं पोजीशन के अंदर कि अगर भी दोबारा कोई इस तरह की हरकत करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ, हम पहले से ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आएंगे। तो हम क्योंकि कौम हैं, और जब कौमों की इज़्ज़त के ऊपर या उनकी आज़ादी के ऊपर को हाथ उठाए तो हम हाथ काटने का फ़न खूब जानते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगी बेल को दबा दीजिएगा ताकि ये एक्सपर्ट ओपिनियंस आप तक पहुँचते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।